हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस यूई किन्सी को क्लाइंट के एक स्टोर ओपनिंग में जाने के लिए बोलती है, लेकिन किन्सी बोलती है मेरे पास ना कल बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे एक शादी अटेंड करनी है। यूई पूछने लग जाती है क्या ये शादी अटेंड करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किन्सी बोलती है इतनी जरूरी है कि मेरे बिना तो वो शादी हो ही नहीं सकती है। उसके बाद हमें वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग हुआओ किन्सी का ही इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ किन्सी अपने डेट के साथ एंट्री मारती है। जब वो स्टेज पर जा रही होती है तो बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उसे वहाँ पर आने में डर लग रहा होता है। तभी यंग हुआओ उसके पास आकर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें डरने की ना कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आ जाता है और किस करने से पहले उसे पूछने लग जाता है कहीं इसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट रूल तो नहीं टूट जाएंगे ना। लेकिन किन्सी उसे बिना कोई जवाब दिए हुए ही किस कर देती है। दिन में यंग हुआओ किन्सी को घर लेकर आ जाता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। उसे फिर से वेडिंग सेरेमनी में जाकर ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन यंग हुआओ उसे बोलता है अब तो सभी गेस्ट भी वहाँ से जा चुके हैं। इसी बोलती आज ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैंने अपनी शादी में ना एक भी आंसू नहीं बहाया। पता नहीं लोग इतने खुशी वाले दिन रो कैसे लेते हैं। नेक्स्ट सीन में किन्सी यंग हुआओ से शगुन में आए पैसे गिनवा रही होती है। पैसे गिनने के बाद यंग हुआओ बताता है हमने वेडिंग सेरेमनी में जितने पैसे खर्च किए थे उससे ज्यादा तो हमें प्रॉफिट हो गया है। किन्सी बोलती है तुम पैसे गिनते हुए ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। यंग हुआओ बोलता है हमें मॉम डैड ने जो पैसे दिए थे ना वो हमें उन्हें वापस दे देने चाहिए। किन्सी इसके लिए हाँ बोल देती है और इसके बाद वो यंग हुआओ को अपनी मॉम का दिया हुआ डाउरी का सामान दिखाने लग जाती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो उसमें से पूरा सामान नीचे गिर जाता है। यंग हुआओ बोलता है ये सब साफ करने में कल मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, अभी फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद किन्सी उस सामान को उठाकर वापस रख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जो उसके लिए उसकी मॉम ने लिखा होता है। उसे पढ़ते ही किन्सी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर यंग हुआओ शावर लेकर आ रहा होता है। तभी उसे किन्सी की रोने की आवाज आती है। वो तुरंत ही उसके रूम में जाकर पूछने लग जाता है तुम रो क्यों रही हो। तभी उसके हाथ में उसकी मॉम का लिखा हुआ नोट देख लेता है और उसे चुप कराने लगता है, लेकिन किन्सी तो उसे हकर कर और भी ज्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यंग हुआओ किन्सी को शांत कराते हुए वहीं सो जाता है। अचानक से उन दोनों की आंखें खुल जाती है। तभी यंग हुआओ किन्सी से पूछने लग जाता है क्या तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई थी। किन्सी बोलती हाँ। ये सुनकर यंग हुआओ जल्दी से उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है किन्सी का पूरा मेकअप उसकी टी शर्ट पर छप गया है। ये देखकर उसे किन्सी पर हंसी आ जाती है। सीन में किन्सी की मॉम अपने पति को वो घर बेचकर कोई छोटा सा घर खरीदने के लिए बोलती है। किन्सी के डैड पूछने लग जाते हैं तुम्हें इस घर से क्या प्रॉब्लम है। मॉम बोलती है मुझे तुमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक्स वाइफ से प्रॉब्लम है जो जस्ट नीचे ही रहती है। लेकिन किन्सी के डैड नया घर खरीदने से मना कर देते हैं। किन्सी की मॉम बोलती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। ये बोलकर वो अपनी जॉब पर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यंग हुआओ ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो किन्सी को बोलता है मैं ना तुम्हें कल रात की अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। भले ही उन फीलिंग्स की तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस ना हो पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं तुम्हें ना पसंद करता हूँ। किन्सी बोलती है ऐसे तो मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। यंग हुआओ बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। किन्सी पूछने लग जाती है कहीं तुम फिर से ड्रिंक कर तो नहीं बोल रहे हो ना। यंग हुआओ बोलता है मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी है। और वो किन्सी को किस कर लेता है और बोलता है तुम खुद ही मेरी फीलिंग्स को चेक कर लो। किन्सी बोलती है मुझे ना दोबारा चेक करना है। इसके बाद यंग हुआओ उसे फिर से किस करने लग जाता है, लेकिन तभी किन्सी के पास किसी का कॉल आता है। यंग हुआओ उसे कॉल उठाने के लिए बोलता है, लेकिन किन्सी उसे उठाने से मना कर देती है। इसके बाद उन दोनों के ही फोन पर उन दोनों के मॉम डैड का कॉल आ जाता है। वो उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। सीन में यंग हुआओ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपने घर पर आ जाता है। उसकी मॉम ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया होता है। तभी उसके डैड उससे पूछने लग जाते हैं तुम किन्सी को साथ में क्यों नहीं लाए। यंग हुआओ बोलता है वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है, मैं उसके लिए खाना पैक कर ले जाऊंगा। मॉम बोलती है क्या उसने अभी तक मैरिज
कुछ लीव नहीं ली है, तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर एंजॉय करना चाहिए। यंगवाओ बोलता है उसके पास इतना टाइम नहीं है। मॉम पूछने लग जाती है क्या तुम दोनों ने अभी बेबी प्लान भी नहीं किया है। यंगवाओ को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जिसमें किंसी यंगवाओ से पूछ रही होती है अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने बेबी प्लान के बारे में पूछा तो तुम क्या कहोगे। यंगवाओ बोलता है मैं बोल दूंगा कि हमारी अभी भी शादी हुई है, हमने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। तभी किंसी बोलती है तुम्हारा ये आंसर ना बिल्कुल गलत है, अगर तुम उनसे ये कहोगे ना तो वो तुमसे और भी सारे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। प्रेजेंट में यंगवाओ बोलता है मॉम हम ना ऑलरेडी सारा प्लान बना चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर उसकी मॉम डैड दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर किंसी भी अपनी मॉम से मिलने के लिए आ जाती है। मॉम पूछती है तुम यंगवाओ को साथ में क्यों नहीं लेकर आई हो, कहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गया है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातें करने लग जाती है। किंसी अपनी मॉम को बोलती है मैंने ना आपका लिखा हुआ नोट पढ़ा था, आज के बाद मैं आपके हर डिसीजन में आपका सपोर्ट करूंगी। मॉम बोलती है मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। किंसी बोलती है इसमें भी मैं आपको सपोर्ट करूंगी। मॉम बोलती है अगर तुम्हारे डैड ने मना कर दिया तो किंसी बोलती है फिर मैं उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। मॉम पूछने लग जाती है अगर मैं तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले लूँ तो तुम क्या करोगी। किंसी बोलती है मैं फिर भी आपके साथ ही रहूंगी। इसके बाद किंसी अपने मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। तभी उसके डैड बताने लग जाते हैं ये घर मैं इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि ये घर उनकी एक्स वाइफ के नाम पर है। जब डिवोर्स के बाद उनके पास कोई घर नहीं बचा था तो उनकी एक्स वाइफ ने उन्हें ये दे दिया था। किंसी के पास यंगवाओ का कॉल आ जाता है, उसे वापस आने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी किंसी के मॉम डैड में लड़ाई शुरू हो जाती है। यंगवाओ भी कॉल पर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। सीन में वूफे और जुनई अपने लिए एक नया घर खरीदने के लिए जाते हैं। नहीं बोलता है ये घर ना बहुत ही ज्यादा महंगा है। वूफे बोलती है तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे डैड ने कहा है वो हमको इस पर डिस्काउंट दिलवा देंगे। चुनई बोलता है हमें अपना घर खरीदने के लिए तुम्हारे डैड से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। वूफे बोलती है मेरे डैड के पैसों पर मेरा भी तो हक है ना, तुम इतना मत सोचो और मेरे साथ अंदर चलो। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। वूफे पूरे घर को देखने लग जाती है, उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन चुनई उससे बोलता है ये घर ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। माना कि तुम्हारे पेरेंट्स इसमें हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन हमें अपने बजट के हिसाब से ही घर खरीदना चाहिए, बड़ा घर तो हम कुछ सालों के बाद भी खरीद लेंगे। वूफे बोलती है मैं नहीं चाहती कि बड़ा घर खरीदने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करो। दूसरी तरफ किंसी यंगवाओ के साथ होती है। किंसी अपने पेरेंट्स के झगड़े से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बोलती है पता नहीं मेरे पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं रह सकते हैं, हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं। यंगवाओ पूछता है क्या तुमने इसका कोई सोल्यूशन निकाला है। किंसी बोलती है मैं ना अपनी मॉम की साइड पर हूँ और मैं उन्हें अपने घर पर लेकर आ जाऊंगी, उन्हें अपने घर का एक अपार्टमेंट रेंट पर दे दूंगी और पैसे सेव कर कर उनके लिए एक नया घर खरीद लूंगी। वाओ बोलता तुम्हें घर के अपार्टमेंट को रेंट पर देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं भी ना जॉब करना चाहता हूँ। किंसी बोलती है तुम्हें तो जॉब करने से नफरत थी ना। यंगवाओ बोलता है मेरे पास जॉब होगी तभी मुझे लोन मिल सकता है। पूछती है तुम्हें लोन क्यों लेना है। वो बोलता है क्योंकि मुझे घर खरीदना है, तुम अपनी मॉम को तुम्हारे घर पर रहने दो और मैं हम दोनों के लिए एक नया घर खरीद लूंगा, बस मुझे ना सिर्फ 6 महीने का टाइम लगेगा। किंसी बोलती है ये मेरे फैमिली इशू है, इसलिए इसकी वजह से तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यंगवाओ बोलता है मैं अपने असूलों को नहीं बदल रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी केयर करते हैं मैं उनको खुशी दे सकूं। जुनई और वूफे घर देखकर वापस जा रहे होते हैं। वे उसे बताती है मेरे डैड ना आज तुम्हारे पास एक क्लाइंट भेजने वाले हैं, वो मेरे डैड की फ्रेंड है और वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, अगर तुम्हें उनका केस मिल गया ना तो तुम्हारे लिए ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में उसी क्लाइंट को दिखाया जाता है जिसके बारे में वूफे बता रही होती है। वो वहाँ पर जुनई से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन किंसी उन्हें वहाँ पर देख लेती है, उन्हें पहले से ही जानती थी। इसके बाद वो लोग जुनई के ऑफिस में आकर बातें करने लग जाते हैं। किंसी उनसे पूछती है क्या तुम्हें फिर से कोई डिवोर्स लेना है। क्लाइंट बोलता है अगर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी होती ना तो मुझे 4 बार डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जुनई मिस्टर डिंग से पूछता आप किस केस के बारे में बात करने के लिए आए हैं। डिंग बोलते हैं ये केस ना मेरी बेटी के बारे में है, वो जब हाई स्कूल में थी तो मैंने उसे पढ़ने के लिए कनाडा में भेज दिया था, वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और अब उसकी खुद की एक कंपनी भी है और अब वो शादी करने वाली है,
लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है वो उसे पैसों के लिए शादी करना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों शादी से पहले एग्रीमेंट साइन करे और ये केस तुम दोनों को एक साथ हैंडल करना होगा। किंसी बोलती है, क्या आप अपनी बेटी फैंग के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। वो आपके अगेंस्ट जाकर शादी कर रही है। वो पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। मिस्टर डिंग बोलते हैं, तुम्हें उससे मिले हुए काफी साल हो गए हैं, अब वो ना काफी ज्यादा बदल चुकी है। सीन में किंसी अपनी फ्रेंड फैंग के पास कॉल करती है और उसे बोलती है, तुम शादी कर रही हो लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। बोलती है, सॉरी, चलो पर्सनली मिलकर मैं तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। यंग वाओ एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। उसका रिज्यूम ना इंटरव्यूअर को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो बोलता है, तुम्हारा बैकग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम 4 साल पहले जॉब करते थे, फिर तुमने वो जॉब क्यों छोड़ दी और उसके बाद तुमने जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? यंग वाओ बोलता है, मुझे ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद इंटरव्यूअर उसे जॉब पर नहीं रखता। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के ऑफिस में जाता है जो एक बैंक का मैनेजर होता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है। जब वो ये बात अपने फ्रेंड को बताता है तो उसका फ्रेंड बोलता है, तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है? ऐसे तुम्हें कौन जॉब पर रखेगा? क्या तुम थोड़ा सा झूठ भी नहीं बोल सकते हो? यंग वाओ बोलता है, मैं इन छोटी छोटी बातों पर ना झूठ नहीं बोलता। फ्रेंड बोलते हैं, क्या तुम्हें जॉब ढूंढना कोई छोटी सी बात लगती है? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो तुम्हें कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। यंग वाओ पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसका फ्रेंड गुस्से में बोलने लग जाता है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यंग वाओ उसे पूछने लग जाता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? यंग वाओ उसे इमोशनल करने के लिए बोल देता है, तुम ना मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम ही मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रेंड उसे उदास देखकर बोलने लग जाता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इस बैंक में ना एक पोस्ट खाली है, मैं तुमको उस पर जॉब दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये जॉब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और तुम्हारे टैलेंट के तो बिल्कुल अपोजिट है। यंग वाओ बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ना कैसी भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। बाद उसका फ्रेंड उसे स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनाकर जॉब के लिए तैयार कर देता है। बाद यंग वाओ को बोलता है, हमारे क्लाइंट ना काफी ज्यादा एजुकेटेड है, तो तुम अपनी इंटेलिजेंसी का ना उनके सामने शो ऑफ मत करना और किसी भी क्लाइंट के साथ आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल मत करना। अगर मेरे पास तुम्हारी कोई भी कंप्लेन आई ना तो फिर मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख पाऊंगा। यंग वाओ बोलता है, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में यंग वाओ के मॉम डैड को जब उसकी जॉब के बारे में पता चलता है तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यंग वाओ की मॉम बताती है, तुम्हारा बेटा ये जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एक लोन लेना है कि वो खुद एक नया घर खरीद सके। पता नहीं किंसी ने उसे कैसे बदल दिया, वरना 2 महीने पहले तो बोल रहा था कि उसे कोई जॉब नहीं करनी, वो तो इसी घर में मरना चाहता है। डैड बोलते ये ना प्यार की ताकत है, ये कुछ भी करवा सकती है। इधर किंसी अपनी फ्रेंड फैंग से मिलने के लिए गई होती है। फैंग बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड हीरेन का एक बार डिवोर्स हो चुका है, लेकिन इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मैं उससे मिली थी ना तब तक वो अपनी वाइफ से अलग हो चुका था। वो ना मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करता है, लेकिन मेरे डैड को लगता है कि वो मुझसे पैसों के लिए शादी कर रहा है। ये बोलती, अगर तुम्हें लगता है कि हीरेन तुमसे सच में प्यार करता है तो तुम्हें अपने डैड को मनाना होगा। मेरे डैड और हीरेन दोनों ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगर हमें उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट पता चल जाए तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फैंग पूछती है, उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है? किंसी बोलती है, उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट तो तुम ही हो, वो दोनों ही तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इधर यंग वाओ अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है और स्टाफ की सारी लड़कियां यंग वाओ को ही ताड़ी जा रही होती है। यंग वाओ का फ्रेंड उसे बोलता है, मैंने ना किसी को भी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो क्योंकि यहाँ ज्यादातर फीमेल स्टाफ है और तुम यहाँ पर ना सबसे ज्यादा हैंडसम एम्प्लॉय हो। ना उन लोगों से ज्यादा फ्रेंडशिप करनी चाहिए जिसके बाद तुम इस जॉब में ना स्टेबल हो जाओगे। लेकिन तभी यंग वाओ उन लड़कियों को बोलने लग जाता है, मैं ना ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मुझे किसी के साथ भी ना इंटरेक्शन बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर उन बेचारी लड़कियों का तो दिल ही टूट जाता है। तभी यंग वाओ के पास किसी का कॉल आता है। बोलती, अगर तुमने लंच ना किया हो तो अभी हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। यंग वाओ लंच कर चुका होता है लेकिन झूठ बोल देता है, मैंने अभी तक लंच नहीं किया, तुम
तो मुझे एड्रेस दे दो, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यंग वाओ किन्सी के साथ लंच कर रहा होता है। किन्सी उसे पूछने लग जाती है तुम्हारी जॉब का फर्स्ट दिन कैसा रहा? तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई होगी ना? यंग वाओ बोलता है नहीं, मैंने ना सब कुछ आसानी से हैंडल कर लिया है। ये सुनकर किन्सी बोलती है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो। यंग वाओ पूछता है तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर इंसल्ट कर रही हो? किन्सी बोलती है अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। वैसे तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से ट्रू लव क्या होता है? यंग वाओ बताता है ट्रू लव के बीच में ना कभी भी पैसा नहीं आता। हमें ना ऐसा पार्टनर चूज करना चाहिए जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। शायद कोई भी ऐसे इंसान से प्यार ही नहीं करना चाहेगा जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। और कभी कभी तो प्यार को साबित करने के लिए प्रूफ भी देना पड़ सकता है। सीन में वूफे और जुनई प्री मैप्शल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलती है मुझे लगता है हीरेन फेंग से सच्चा प्यार करता है क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बहुत सारा पैसा है, तो वो फेंग की प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी क्यों करेगा? तभी किन्सी उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाती है। वूफे को चिढ़ाने लग जाती है लॉयर बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोग तो ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर कुछ वर्ड टाइप कर अपने आप को लॉयर समझने लग जाते हैं। उसके बाद वूफे तो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यंग वाओ के सामने एक लड़की आकर गिरने की एक्टिंग करने लग जाती है। यंग वाओ उसे बचा ले, लेकिन ये तो साइड हो जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। यंग वाओ उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। सीन में यंग वाओ का फ्रेंड उसे बोल रहा होता है मेरे पास ना तुम्हारी एक कंप्लेंट आई है। मैंने सुना है कि तुमने एक लड़की को जानबूझकर नीचे गिरा दिया। यंग वाओ बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? फ्रेंड बोलता है मुझे पहले ही पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पहले ही उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर समझा दिया है। लेकिन तुम्हें पता है वो लड़की क्रेडिट डिपार्टमेंट की स्टाफ है और वो यहाँ की सबसे सुंदर एम्प्लॉय है। इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने गिर रही थी पर तुमने उसे बचाया भी नहीं। जब से उसने यहाँ पर जॉब ज्वाइन की है ना, यहाँ के सारे लड़के उसके पीछे पागल है। वाह बोलता है क्या तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारे वाले डिपार्टमेंट में आ जाए? बोलता है मैं तो चाहता हूँ लेकिन वो आएगी ही नहीं। वाह बोलता है मैं ना तुम्हारी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीद रहा हूँ। पूछता है भला तुम मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट क्यों ले रहे हो? यंग वाओ बोलता है जब तुम दूसरी लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो तो अगर मैं तुम्हारी वाइफ को गिफ्ट दे दूं तो इसमें क्या गलत है? फ्रेंड बोलता है तुम मेरे दोस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यंग वाओ बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ को गिफ्ट ना दूं तो तुम भी यहाँ की फीमेल वर्कर से ना दूर रहो। सीन में किन्सी एक बुक पढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर जुनई आ जाता है। वो उसे अचानक से डरा देता है जिसकी वजह से किन्सी नीचे गिर जाती है। जुनई आकर उसे उठाने लग जाता है। किन्सी उससे पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अभी ना बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ इसलिए जुनई डिस्टर्ब मत करो। जुनई बोलता है मैं तो यहाँ पर प्री नैप्शल एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए आया था। किन्सी बोलती ठीक है हम बाहर चलकर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यंग वाओ अपने कुछ पेपर्स की कॉपी निकाल रहा होता है। एक एम्प्लॉय उसे अपने कुछ पेपर देकर उसकी भी कॉपी निकालने के लिए बोलता है, लेकिन यंग वाओ उन्हें कॉपी नहीं करता और उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। उसके पास एक फीमेल वर्कर आकर बोलने लग जाती है मैंने ग्रुप चैट में ना एक वोटिंग लिंक भेजा है, तुम भी ना मेरे बेटे को वोट देना, मेरा बेटा ना कंपटीशन जीत जाएगा। यंग वाओ बोलता आपको पता है ना ग्रुप चैट में पर्सनल मैसेज भेजना मना है और मैं ना किसी को भी वोट नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक और लड़की आकर उसे बोलने लग जाती है हमारी ब्रांच में मिस्टर जैन को बोन फ्रैक्चर हो गया है तो स्टाफ के सभी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? यंग वाओ बोलता है मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं उनसे मिलने क्यों जाऊँगा? उसके फ्रेंड के बाद जब उसकी इतनी सारी कंप्लेंट आती है तो वो तो अपने यंग वाओ के फ्रेंड के पास जब ये सारी कंप्लेंट्स जाती है तो वो तो यंग वाओ पर गुस्सा होने लग जाता है। तुम तो बहुत बड़े पागल हो और तुमसे बड़ा पागल तो मैं हूँ जो मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब पर रख लिया है। इसके बाद यंग वाओ घर वापस जा रहा होता है, तभी उसके पास किन्सी की मोम का कॉल आ जाता है। वो बोलती है मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। यंग वाओ बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रहा हूँ। इसके बाद किन्सी और यंग वाओ दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। यंग वाओ किन्सी को मैसेज कर बता देता है कि तुम्हारी मॉम हमारे लिए खाना लेकर आई है। किन्सी बोलती ठीक है तुम एंजॉय करो, मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। तभी जुनई उसे फोन रखकर काम पर ध्यान देने के लिए बोल रहा होता है। किन्सी उसे बोलती है मुझे पता है तुम और वूफे ना मुझसे नफरत करते हो, लेकिन क्या हम कुछ दिनों के लिए पास्ट को साइड में रखकर इस केस पर काम कर सकते हैं? जुनई उसे हाँ बोल
खोल देता है और उसके बाद वो बहुत सारी फाइल्स लाकर उसे चेक करने के लिए दे देता है। बोलता है कल सुबह तक ये सारी फाइल चेक कर ना मुझे दे देना। तभी किंसी उसे पूछने लग जाती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। नहीं बोलता है तुम ना अपने काम से काम रखो और मैं वापस आकर चेक करूंगा कि तुमने अपना काम किया या नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सीन में यंग वाओ की मदर इन लॉ उसके लिए खाना बना कर आती है, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। इसमें ना बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट है। लेकिन किंसी की मॉम जबरदस्ती उसे एक बार टेस्ट करा देती है। उसके बाद यंग वाओ को वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में वूफे अपने डैड को प्रीनेप्शुअल एग्रीमेंट वापस दे देती है जो उसके डैड ने उसे जुनोई से साइन करवाने के लिए बोला था। वूफे बोलती है मैं और जुनोई ना सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उस पर ना बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। शादी से पहले किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, वैसे भी मुझे जुनोई पर पूरा विश्वास है। इसी में मिस्टर जिन मिस यूई को बोलने लग जाते हैं पहले तुमने ही किंसी को नॉमिनेट किया और अब तुमने ही उसे वोट देने से मना कर दिया। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा प्लान क्या है? यूई बोलती है किंसी ना एक एम्बिशियस लड़की है, वो अपने सामने किसी की भी नहीं सुनती है। हम जो काम उसे मना करते हैं वो उसको करती ही है। मैं उसका कुछ बुरा नहीं करना चाहती, लेकिन प्रमोशन से पहले मैं उसे एक सीख देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में किंसी की मॉम यंग वाओ को बोलती है मैंने सुना है कि तुम अब जॉब करने लगे हो, कहीं ये सब करने के लिए तुम्हें किंसी ने फोर्स तो नहीं किया है? यंग वाओ बोलता है मैं ये जॉब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ क्योंकि मैं किंसी की हेल्प करना चाहता हूँ। ये बात किंसी की मॉम घर जाने लगती है, लेकिन यंग वाओ उन्हें थोड़ी देर और रुक कर वेट करने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन मॉम बोलती है जब किंसी ओवर टाइम करती है ना तो उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कब आएगी। अगर वो ज्यादा लेट हो जाए ना तो तुम उसे पिक करने के लिए चले जाना। ये बोलकर वो घर वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जुनोई ऑफिस में वापस आ जाता और वो देखता है किंसी तो फाइल चेक करते हुए सो गई है। जुनोई उसके पास जाकर फाइल्स को हटाकर उस पर अपना जैकेट उड़ा देता है। इसके बाद वो वहीं पर बैठकर अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जैकेट नीचे गिर जाता है तो वो फिर से जाकर उसे उड़ा रहा होता है। यंग वाओ वहाँ पर आकर ये सब कुछ देख लेता है। वो अंदर आकर जुनोई को बोलता है इसे टच मत करो। इसके बाद वो किंसी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद किंसी अपने ऑफिस में अपना सामान लेने के लिए जाती है। यंग वाओ उसका ऑफिस देखकर पूछने लग जाता है तुम्हें ऐसा ऑफिस क्यों दे रखा है? किंसी बोलती है ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। इसके बाद ये दोनों घर वापस जाने लगते हैं। यंग वाओ को सैड देखकर किंसी पूछने लग जाती है क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जुनोई हमारी कंपनी में आ गया है? यंग वाओ तो गुस्से में गाड़ी तेज चलाने लग जाता है। किंसी बोलती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं कैब से घर जाऊँ? इसके बाद यंग वाओ गाड़ी की स्पीड धीरे कर देता है। किंसी उसे बताती है वो अचानक से ही हमारी कंपनी में आ गया, में से पहले किसी को भी इस बारे में नहीं पता था और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी, मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। यंग वाओ बोलता है तुम्हें ना कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना मैं उसकी वजह से अपसेट ही नहीं हूँ। और हमें रेन को दिखाया जाता है जैसे ही वो घर पर पहुँचती है तो देखती है वेन ने पूरे घर को सजा रखा होता है। अंदर आकर वेन को आवाज देने लग जाती है। तभी वेन उसके सामने आकर डांस करने लग जाता है। उसे बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें हर रोज इसी तरीके से सरप्राइज दूंगा। दूसरी तरफ यंग वाओ और किंसी घर वापस आ जाते हैं। यंग वाओ बोलता है तुम अपने काम के लिए ना बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गई हो, पर सभी लोगों को इतना अच्छा ऑफिस दे रखा है और तुम्हारे ऑफिस में तो एक विंडो भी नहीं है और तुम कहती हो कि तुम एक दिन वहाँ के सभी रूल्स चेंज कर दोगी, लेकिन अभी तक तो तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया है। वो सब लोग ना सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने लग जाते हैं। किंसी उससे पूछती है तुम्हें जुनोई से प्रॉब्लम है या फिर मेरे ऑफिस से? यंग वाओ उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे पूछता है क्या तुम्हें जुनोई में इंटरेस्ट है? किंसी बोलती नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हम दोनों को एक सेम केस मिला है इसलिए मुझे उसके साथ काम करना पड़ रहा है। यंग वाओ पूछते है तो क्या जुनोई को तुम में इंटरेस्ट है? किंसी बोलती हाँ उसे मुझे नीचे दिखाने में इंटरेस्ट है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसको लगता है उसके साथ ब्रेकअप करने से पहले ही मेरा तुम्हारे साथ अफेयर था और अब उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी ने उसके जैसे आउटस्टैंडिंग पर्सन को मात दे दी है।
किंसी ने जुनई को आउटस्टैंडिंग बोला। ये बात ना यंगवाओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर बुक पढ़ने लग जाता है, लेकिन अभी भी वो यही सोच रहा होता है क्या किंसी को वो सच में आउटस्टैंडिंग लगता है। फिर वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद भी नहीं आ रही होती। इसके बाद वो अपने दोनों टोटोटाइज के पास जाता है और उनसे बोलता है, मुझे पता है तुम दोनों सच और झूठ का पता लगा सकते हो। तुम दोनों ही मुझे बताओ कि कौन ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, मैं या फिर वो जुनहुई। के बाद वो टेबल पर एक तरफ अपनी फोटो रख देता है और दूसरी तरफ वो जुनहुई का स्केच बनाकर रख देता है। टोटोटाइज को बोलता है, तुम दोनों इसमें से ना किसी एक को चूज करो। में से एक टोटोटाइज यंगवाओ की फोटो की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर यंगवाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी किंसी वहाँ पर आ जाती है। यंगवाओ जल्दी से अपने फोटो को छुपा लेता है। किंसी उसे अपने केस में हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन यंगवाओ उसे मना कर देता है। मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है और उनसे बोलता है, अगर तुम्हें हेल्प ही चाहिए है ना तो तुम जुनई से जाकर लो, वैसे भी वही तो तुम्हें आउटस्टैंडिंग लगता है ना। किंसी उसके पास आकर बोलने लग जाती है, तुम जुनई से जेलस हो रहे हो ना, क्योंकि मैंने उसे आउटस्टैंडिंग कह दिया है। यंगवाओ बोलता है, मैं किसी से भी जेलस नहीं होता हूँ। जो लोग मुझसे बेटर है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो लोग मुझसे बेटर है ही नहीं तो भला मैं उनसे जेलस क्यों होऊंगा। किंसी बोलती, ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम जेलस नहीं हो रहे हो, लेकिन इस वक्त ना तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। अभी वो वहाँ पर उसके टोटोटाइज को देख लेती है और साथ ही वो जुनई का स्केच भी देखती है। यंगवाओ जल्दी से आकर उसके हाथ से स्केच को ले लेता है। किंसी बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी अभी टोटोटाइज से अपने आप को वोट करवा रहे थे। ऐसे ना स्केच तुम अच्छा बना लेते हो, अगली बार से मेरा भी बना देना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। यंगवाओ उसे रोक लेता है और बोलता है, वैसे तो मुझे लोगों का कंपेयर अपने साथ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी कि कौन ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। किंसी बोलती है, जुनई ना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगले दिन यंगवाओ अपने फ्रेंड को ये सारी बातें बता देता है तो उसका फ्रेंड बोलता है, काफी हैंडसम और आउटस्टैंडिंग तो है, लेकिन इसमें टेंशन की क्या बात है। किंसी के हस्बैंड तो तुम हो ना, तो तुम तो गेम पहले से ही जीत चुके हो। तो ये सब कुछ बोल रहा होता है, तभी यंगवाओ वहाँ पर एक आदमी को देखता है। देखकर फ्लैशबैक में उसे एक सीन याद आता है, इसमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उसका बॉस था। यंगवाओ की वजह से उनकी कंपनी में नुकसान हो गया था, तो उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया था। यंगवाओ का फ्रेंड भी इस बारे में जानता था, इसलिए वो यंगवाओ का ध्यान हटाने के लिए उसे बोलता है, चलो हम लंच करने के लिए चलते हैं। लेकिन यंगवाओ तो गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। इस सीन में यंगवाओ अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि वो इस बैंक में क्यों आया है। बताता है, मिस्टर क्यूइना फेंग यू फाइनेंस के प्रेसिडेंट है और साथ ही वो हमारे बैंक के प्रेसिडेंट के फ्रेंड भी हैं, इसीलिए वो कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं। मालूम है तुम ना उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, पर तुम उन्हें इग्नोर कर देना। सुनकर यंगवाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसे रोक कर पूछता है, क्या तुम जॉब को छोड़ कर जा रहे हो। यंगवाओ बोलता है, अभी मुझे लोन मिलने में 6 महीने लगेंगे, तो भला मैं जॉब छोड़ कर क्यों जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इनमें बूफे फेंग के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है। फेंग अपने बॉयफ्रेंड हिरेन को बताती है बूफे उसकी बचपन की दोस्त है। एक्चुअली मैं बूफे यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि हिरेन सच में फेंग से प्यार करता है या फिर उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद बूफे वापस आकर जुनी को बताने लग जाती है, हिरेन तो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है और फेंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो दोनों एक साथ ना बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। वहीं दूसरी ओर किंसी को दिखाया जाता है, जिसने इन्वेस्टिगेटर से हिरेन की डिटेल्स मंगवा रखी होती है। इन्वेस्टिगेटर उसे हिरेन की कुछ फोटो दिखाता है, जिसमें हिरेन एक बार में होता है और वो वहाँ बिल्कुल भी ऐसे बिहेव नहीं कर रहा था जैसे कि वो नॉर्मली करता है। अभी वो इन्वेस्टिगेटर देखता है उसके साथ में एक लड़की भी होती है जो कि उसको हक कर रही होती है। से वो इन्वेस्टिगेटर किंसी को उस लड़की की फोटो दिखाता है। किंसी बोलती है, ये तो इसकी फियांसी है। इन्वेस्टिगेटर बोलता है, मुझे थोड़ी पता था कि ये इसकी फियांसी होगी। इसे भी अपने फियांसी को ऐसी जगह पर कौन लेकर जाता है। इसके बारे में ना और इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और बाकी की डिटेल्स भी मैं तुम्हें जल्दी ही भेज दूंगा। इसके बाद किंसी ऑफिस में आकर जुनई को बताने लग जाती है, आज तक हिरेन ने न सिर्फ अमीर लड़कियों को ही डेट किया है और मुझे तो लगता है वो फेंग से भी उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी कर रहा है। जुनई बोलता है, अमीर लड़कियों को डेट करना कोई क्राइम थोड़ी है
और वैसे भी एक बिजनेसमैन है तो वो हमें लोगों के साथ ही तो कॉन्ट्रैक्ट रखेगा ना। वो फैंग को काफी अच्छे से ट्रीट करता है, हमें बस उनका प्री नेशनल एग्रीमेंट तैयार करना है। वो उस पर साइन करेगा या नहीं ये तो उसकी मर्जी है ना। नेक्स्ट सीन में ली किन्सी के साथ लंच करने के लिए आई होती है। तो किन्सी को बोलती है मुझे लग रहा है कि मेरे जाने के बाद ना तुम बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई हो। तुम्हें कोई और कॉम्पिटिटर मिला या नहीं? वैसे मैंने जाते जाते यंग वाओ को तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोल दिया था। किन्सी पूछती है तुम कौन सी हेल्प के बारे में बात कर रही हो? ली बोलती है क्या उसने बताया नहीं कि वो तुम्हारी प्रमोशन पाने में हेल्प करना चाहता है? वो तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए लॉ की किताबें भी पढ़ रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यंग वाओ ली से पूछ रहा होता है मुझे इकोनॉमिक रिलेटेड लॉ समझने के लिए कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए। ली उसे पूछने लग जाती है क्या तुम भी लॉयर बनना चाहते हो? यंग वाओ बोलता है मैं तो बस नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये बात सुनकर किन्सी को याद आता है जब यंग वाओ ने उसे हेल्प करने के लिए कहा था। उसने यंग वाओ को बोल दिया था कि तुम्हें लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रमोशन कैसे होगा। इस बात से यंग वाओ बहुत ज्यादा नाराज भी हो गया था। एक सीन में किन्सी घर आने के बाद यंग वाओ के साथ डिनर कर रही होती है। यंग वाओ उससे केस के बारे में पूछने लग जाता है। किन्सी उसे बताने लग जाती है एग्रीमेंट तो तैयार कर लिया है पर मुझे नहीं लगता कि हीरेन उस पर इतनी आसानी से साइन करेगा। उसके साथ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो? यंग वाओ बोलता है मैं कोई अपसेट नहीं हूँ, मैं ना ऐसा ही लगता हूँ। किन्सी को ली की बात याद आती है और वो यंग वाओ से पूछने लग जाती है या तो मुझे कुछ बताना चाहते हो, लेकिन वो मना कर देता है और किन्सी अपने रूम में चली जाती है। सीन में यंग वाओ अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर रहा होता है। उसके बाद वो किन्सी के रूम के बाहर जाकर डोर नॉक करता है। सही किन्सी दरवाजा खोलती है। यंग वाओ उसे बोलता है मैं ना तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किन्सी बोलती अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है। बोलकर वो दरवाजा बंद करने लग जाती है, लेकिन तभी यंग वाओ अपने पैर से डोर को रोक देता है और उसे बोलता है आज मैंने जो कुछ भी किया है ना वो जेलसी की वजह से किया है। मैं ना जुनई से इसलिए जेलस था क्योंकि वो मुझसे पहले तुम्हारी लाइफ में आया था, लेकिन अब मैं ना उससे ज्यादा लकी खुद को मानता हूँ क्योंकि तुम अब मेरी हो चुकी हो और अब हमेशा के लिए तुम मेरी ही रहोगी। किन्सी पूछती है क्या तुम आज इसी वजह से इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे? यंग वाओ बोलता हाँ, पर क्या मैं बहुत ज्यादा चाइल्डिश लग रहा था? किन्सी बोलती नहीं, तुम ना बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। ये बोलकर वो यंग वाओ को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वूफे और जुनोई फैंग के घर पर आए होते हैं। फैंग वूफे को अपना घर दिखा रही होती है। वूफे को वो जगह काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी फैंग उससे बोलती है तुम भी शादी के बाद यहीं पर एक अपार्टमेंट खरीद लेना और मेरी नेबर बन जाना। इधर जुनोई हिरन से बात कर रहा होता है। आज दोपहर को मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन वहाँ मुझे सिर्फ तुम्हारी लॉयर ली मिली। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि प्री नेशनल एग्रीमेंट बिल्कुल फेयर है, तुम्हें उस पर साइन कर देना चाहिए। हिरन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं फैंग को कभी हर्ट करूंगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि फैंग के डैड मुझसे ज्यादा रिच है, लेकिन मैं फैंग की लाइफ में ना कभी भी डिफिकल्टीज नहीं आने दूंगा। और अगर फैंग खुद मुझसे प्री नेशनल एग्रीमेंट पर साइन करने को कहेगी ना तो मैं कर दूंगा। इधर यंग वाओ किन्सी को बोल रहा होता है रिच मैन के लिए शादी करना ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो अपनी जायदाद अपनी फैमिली को दे सके। लेकिन मुझे तो मैन होने पर बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं होता क्योंकि मैन हमेशा से ही वुमेन्स को पागल समझते हैं और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब वुमेन्स ना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। किन्सी यंग वाओ की तरफ देखते हुए उसकी बातों को चुपचाप सुन रही होती है। यंग वाओ से पूछने लग जाता है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? किन्सी उसे उल्टा पूछने लग जाती है क्या आज तुम मेरे रूम में सो सकते हो? यंग वाओ इस बात पर कुछ नहीं बोलता तो किन्सी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो यंग वाओ उसे हाँ बोल देता है, लेकिन किन्सी बोलती है तुमने सोचने में ना 3 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लिया है, तो अब तुम इस बारे में भूल जाओ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में वूफे और जुनई घर वापस जा रहे होते हैं। फिर जुनई को बोलती है फैंग ने मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह दिखाई है, हम दोनों शादी वहीं पर करेंगे और मैं अपने पेरेंट्स से बोलकर कल ही वहाँ पर रिजर्वेशन करवा दूंगी। जुनई उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता। वूफे पूछती है तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो? जुनई बोलता है मैं प्री नेशनल एग्रीमेंट को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। वूफे बोलती है फैंग और हिरन एक साथ काफी ज्यादा खुश है, उन्हें ना इस एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो अब तुम्हें ये केस यहीं पर बंद कर देना चाहिए। मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हें कोई और केस दिलवा दूंगी। लेकिन जुनई बोलता है फैंग के डैड गिरेन पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए मेरा एग्रीमेंट साइन करवाना जरूरी है।
मैं इस केस को बीच में नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में यंग वाओ अपने लिए नाइट वेयर डिसाइड कर रहा होता है। इसके बाद वो किन्सी के रूम में चला जाता है। किन्सी वहाँ पर अपना काम कर रही होती है। यंग वाओ बोलता है अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी किन्सी अपना सामान वहाँ से हटा देती है और उसे अंदर आने के लिए बोलती है। यंग वाओ चुपचाप आकर बैठ जाता है। किन्सी उसे सोने को कहती है, लेकिन यंग वाओ वापस खड़ा होकर बोलता है मुझे सवाल पूछना है। किन्सी बोलती है वो तुम कल पूछ लेना ना, लेकिन यंग वाओ फिर से खड़ा होकर बोलता है जब तक मैं वो सवाल पूछूंगा नहीं ना तब तक मुझे नींद ही नहीं आएगी। दूसरी तरफ जुनई वूफे को उसके घर पर छोड़ देता है। वूफे से बोलता है अगर तुम्हारे डैड हमारी शादी से पहले कोई प्रीनेचुरल एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगा। वूफे बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम पर ना पूरा ट्रस्ट है। नेक्स्ट सीन में यंग वाओ और किन्सी साथ में होते हैं। यंग वाओ अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहा होता है। किन्सी उसे बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है, इसीलिए वो उसे बार बार गेम के बीच में डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन यंग वाओ को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद किन्सी गुस्से में उसका मोबाइल फोन छीन लेती है और उसे किस कर कर बोलती है मैंने सुना है कि तुम लॉ की बुक्स पढ़ रहे थे। वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, लेकिन मेरा प्रोफेशन ना तुमसे बिल्कुल अलग है, इसीलिए मुझे ली की हेल्प लेनी पड़ी। किन्सी बोलती है अगर तुम किसी लॉ के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए ना, मैं भी तो एक लॉयर हूँ। मैं नहीं चाहती तुम इसके लिए किसी और लड़की की हेल्प मांगो। यंग वाओ बोलता है मेरा और ली का ना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। किन्सी बोलती है मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा सिंपल और इनोसेंट हो। यंग वाओ बोलता है मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मेरी तारीफ कर रही हो। नेक्स्ट डे वूफे के डैड आकर उसे बोलने लग जाते हैं मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वूफे बोलती है डैड मुझे ना ऑफिस जाना है इसलिए हम किसी और दिन बात करेंगे। डैड बोलते हैं ये बात ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तुम्हें पता है किन्सी और जुनई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वूफे बोलते हैं मुझे जुनई ने पहले ही सब कुछ बता दिया है, अब उन दोनों के बीच में ना कोई रिश्ता नहीं है, और जब मैं और जुनई डेटिंग कर रहे थे ना तब तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तब हमारी शादी के लिए भी एग्री हो जाओ ना। डैड बोलते हैं मुझे मालूम है कि जुनई एक सिंपल लड़का है, लेकिन मुझे फिक्र है कि कहीं वो तुम्हें हर्ट न कर दे। वूफे बोलती है आप ये सब कुछ इसीलिए बोल रहे हैं ना ताकि हम लोग प्रीनेचुरल एग्रीमेंट पर साइन कर दे। जुनई इस पर साइन करने के लिए मान गया है, लेकिन मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। आप रिच हो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पर शक करोगे। डैड बोलते हैं मैं ना तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे एक एनवलप दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यंग वाओ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आता है। किन्सी आकर उसे पूछने लग जाती है आज तुम ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो। यंग वाओ बोलता है वो तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद किन्सी ब्रश करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर यंग वाओ आ जाता है। वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए आने को बोलता है, लेकिन फिर उसे किस कर वहाँ से चला जाता है। सीन में यंग वाओ अपने फ्रेंड के ऑफिस में होता है और उसे बताता है मिस्टर क्यू ने हमें जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिया है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है ये प्रोडक्ट ना फेंग्यू फाइनेंस का है और उनके प्रोडक्ट में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई भी ना तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे क्योंकि इसकी सेल करने का काम हमारा नहीं है। लेकिन यंग वाओ बोलता है अपने कस्टमर के बारे में सोचना तो हमारा ही काम है ना, हम अपने कस्टमर्स का नुकसान कैसे होने दे सकते हैं। उसका फ्रेंड परेशान होकर बोलने लग जाता है मैं इस बारे में अपने बॉस को कैसे बताऊंगा, अगर तुम्हारी डिटेल्स गलत हुई तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में वूफे ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी वो अपने डैड का दिया हुआ एनवलप देखती है जिसमें जुनई और किन्सी के फोटोज होते हैं और उसमें जुनई किन्सी की केयर कर रहा होता है। देखकर वूफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जुनई हीरेन से मिलने के लिए आता है। उसे बोलता है मैंने ना तुम्हारी पूरी बिजनेस रिपोर्ट निकलवा ली है, मुझे पता लगा है कि तुम्हारी कंपनी को ना बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, इसीलिए तुम फेंग से शादी करना चाहते हो ताकि तुम उसके डैड की पोजीशन का फायदा उठाकर अपने लॉस को कवर कर सको। तो तुम आज हमारी कंपनी में आकर इस प्रीनेचुरल एग्रीमेंट पर साइन कर देना, वरना मैं इस बारे में सबको बता दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन में जुनई किन्सी को बता रहा होता है आज शाम को हीरे ना प्रीनेचुरल एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए आने वाला है। वे वहाँ पर वूफे आ जाती है और जुनई को बोलती है मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर किन्सी तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वूफे जुनई को गुस्से से देख रही होती है और उसे कुछ भी बात नहीं करती। जुनई आकर उससे पूछने लग जाता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना।
वो एनवेलप निकालती है जो उसके डैड ने उसे दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो एनवेलप लेकर मिस यूही के पास जाती है तो वो एनवेलप उन्हें देते हुए बोलती है, मुझे पता है ये फोटोज आपने ही कैप्चर करवाए हैं, क्या आप हमारे बीच में हुए एग्रीमेंट को भूल गई हैं? मिस यूही बोलती है, मैं किसी भी एग्रीमेंट को नहीं भूली हूँ, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। तुम चाहती थी जुनैद को हमारी कंपनी में जॉब मिले तो मैंने उसे जॉब दिलवा दी, तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दिया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे कहने पर किसी का ऑफिस भी चेंज करवा दिया और उसे एक रिकॉर्ड ऑफिस दे दिया। मैं बस तुम्हें जुनैद की सच्चाई बताना चाहती हूँ, वो किसी को डेट कर रहा था, ये बात उसने तुमसे छुपा कर रखी। वूफे बोलते नहीं, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। लेकिन मिस यूही बोलती है, हर इंसान के लिए उसका पास्ट लव, लेकिन मिस यूही बोलती है कोई भी इंसान अपने पहले प्यार को भुला नहीं सकता। किंसी उसका पहला प्यार है और वो इतनी आसानी से उसे भुला नहीं पाएगा। मुझे तो लगता है जुनैद तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि वो तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं तो तुम उससे प्रीनेचुरल एग्रीमेंट पर साइन करने को कहो। अगर उसने साइन कर दिया तो इसका मतलब होगा कि वो तुमसे प्यार करता है। इसके बाद वूफे वो एग्रीमेंट जुनैद को साइन करने के लिए दे देती है। जुनैद बिना उससे कोई सवाल किए उस एग्रीमेंट पर साइन करने लग जाता है, लेकिन तभी वूफे उसे साइन करने से रोक देती है और रोते हुए बोलती है, तुम इस पर बिना पढ़े साइन करने के लिए तैयार कैसे हो सकते हो? इस एग्रीमेंट से हमारे प्यार की इंसल्ट होगी। तुम हमेशा दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो लेकिन कोई भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, तो अब तुम्हें किसी के लिए जेंटल बनने की कोई जरूरत नहीं है। जुनैद उसे शांत करवाते हुए बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। वूफे बोलती है, अब हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।